जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। इसमें हमारे पास तीन बातें हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड आउट करना है, एक क्लोज सरफेस का, और वो जो क्लोज सरफेस है उसमें चार्ज इनक्लोज्ड है। मतलब हमने क्लोज सरफेस जिसमें चार्ज इनक्लोज्ड है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे सरफेस के बारे में। सरफेस हमारे पास दो तरह की होती है, एक ओपन सरफेस और दूसरी क्लोज सरफेस। अब ओपन सरफेस कौन सी है और क्लोज सरफेस कौन सी है? ऐसी सरफेस जो किसी एक साइड से भी ओपन हो या हमारे पास क्लोज ना हो। लेट फर्ज कर लें ये हमारे पास एक सरफेस है, मैं ये सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये सरफेस हमारे पास क्या है? ओपन सरफेस है। इसकी ये सरफेस कंसीडर करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या है? ओपन सरफेस है। लेट फर्ज कर लें हमारे पास एक ये सरफेस है, तो ये भी हमारे पास क्या है? ओपन सरफेस है। ये इस साइड से भी ओपन है और इस साइड से भी क्या है? ओपन है। एक ये हमारे पास सरफेस है, तो ये सरफेस भी क्या है? ओपन सरफेस है। ये हमारे पास इस साइड से क्या है? ओपन है। तो ऐसी सरफेस जो किसी भी साइड से ओपन होगी वो हमारे पास क्या होगी? उसको हम क्या कहेंगे? ओपन सरफेस। लेकिन इसके बाद हमारे पास क्या है? क्लोज सरफेस। ऐसी सरफेस जो हर साइड से क्लोज्ड होगी उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज सरफेस कहेंगे। लेट फर्ज कर लें कि अगर इसी सरफेस को मैं दोनों तरफ से क्लोज कर देता हूँ, लेट फर्ज कर लें कि इस सरफेस को मैंने दोनों साइड से क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो अब ये जो सरफेस होगी ये क्या होगी? क्लोज्ड सरफेस होगी। अब क्लोज सरफेस के बारे में, ये जो क्लोज सरफेस होगी 3 डायमेंशनल होगी, या हम क्या कहते हैं उस 3 डायमेंशनल सरफेस को? कर्व्ड सरफेस भी कहते हैं। क्लोज सरफेस इज दैट सरफेस विच इज़ क्लोज फ्रॉम एवरी साइड, इट इज़ 3 डायमेंशनल सरफेस, इट इज़ कर्व्ड सरफेस। लेट फर्ज कर लें ये हमारे पास एक सिलेंडर है और जो सिलेंडर की सरफेस है वो हमारे पास क्या है? क्लोज सरफेस है। ये हमारे पास एक सफ़ेयर है, ये भी हमारे पास क्या है? क्लोज सरफेस है। ये हमारे पास एक बॉक्स है, तो ये तीनों हमारे पास जो सरफेस होंगी वो कौन सी होंगी? क्लोज सरफेस होंगी। हमारे पास फ्लक्स फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है E डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करें तो ये हमारे पास आ जाएगा E A कॉज ऑफ थीटा। थीटा हमारे पास क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया के बारे में लास्ट टॉपिक में जो लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला था उसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ये जो वेक्टर एरिया इन सरफेस का वो कैसे लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, वेक्टर एरिया इज ऑलवेज आउटवर्ड ऑफ क्लोज या फ्रॉम क्लोज सरफेस। ऑफ की जगह पर ज़्यादा बेटर है कि आप फ्रॉम लिखें, ठीक है। इलेक्ट्रिक वेक्टर एरिया इज़ ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम क्लोज सरफेस। लेट फर्ज कर लें अगर इसका मैं वेक्टर एरिया कंसीडर करता हूँ तो यहाँ से अगर इसके डायरेक्शन देखें तो यहाँ से वेक्टर एरिया आउटवर्ड होगा। अगर इस सरफेस से देखें तो ये हमारे पास क्या होगा? डाउन आउटवर्ड होगा। यहाँ से देखें तो ये आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर इसकी देखें, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? आउटवर्ड होगा। किसी भी पॉइंट पर देखें तो जो वेक्टर एरिया जो होगा वो उस सरफेस क्या होगा? आउटवर्ड होगा, ठीक है। इसकी जितनी सरफेस हैं तो वहाँ से हम क्या लेंगे कि इसका जो वेक्टर एरिया है वो हमारे पास क्या है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से बाहर को होगा एंड सो ऑन। हमने अब फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। ये हमने एक क्लोज सरफेस कंसीडर कर ली और वो जो क्लोज सरफेस है वो सफ़ेयर फॉर्म में हमने कंसीडर की है और उसका जो एरिया है वो क्या है? R है। कंसीडर अ क्लोज सरफेस ऑफ सफ़ेयर इन द फॉर्म ऑफ सफ़ेयर ऑफ रेडियस R। हमने एक क्लोज सरफेस कंसीडर की और वो किस फॉर्म में है? सफ़ेयर फॉर्म में है और उसका रेडियस कितना है? R है, ठीक है। अब ये R रेडियस की हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है और इस सरफेस हमारे पास किस में कंसीडर की है? इन द फॉर्म ऑफ सफ़ेयर। हमने इसका फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं E डॉट ए, इसके लिए हमारे पास जो एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फ्लैट एरिया होना चाहिए। अब इस एरिया को फ्लैट बनाने के लिए इसी सरफेस को हम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। जैसे हमारे पास एक फुटबॉल की सरफेस होती है, तो वो जो फुटबॉल की सरफेस है वो सफ़ेयर फॉर्म में है लेकिन उसके ऊपर छोटे छोटे पैच बने होते हैं। तो हर एक जो पैच है वो क्या होता है? ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। तो वो जो हमारे पास इसी तरह के हम छोटे छोटे सफ़ेयर को क्या कर देंगे? पैचेस में डिवाइड कर देंगे। लेट फर्ज कर लें यहाँ पर मैंने एक पैच कंसीडर कर लिया, ठीक है। एक पैच मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, एक पैच मैंने यहाँ पर कंसीडर कर दिया, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह इसको मैंने एक पैच में यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ
तो इसको मैंने छोटे छोटे n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया। एक बात, दूसरी बात, अब उसका जो पैच का एरिया होगा, अगर ये हमारे पास फर्स्ट पैच है तो इसका स्मॉल एरिया होगा डेल A1, इसका एरिया कितना हो जाएगा डेल A2, इसका एरिया कितना हो जाएगा डेल A3 एंड सो ऑन। और अगर ये हमारे पास nth पैच है तो इसका हमारे पास एरिया हो जाएगा डेल AN। एक बात, दूसरी बात, चूँकि हमारे पास जो चार्ज है वो एक ही है और जो हमारे पास जो पैच हम कंसीडर कर रहे हैं, जो हमारे पास एरिया है, ये इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है। यहाँ पर देखें अगर डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है, सेम है। यहाँ पर देखें डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर देखें डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट पर देखेंगे डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। चूँकि चार्ज वेक्टर एरिया से सेम डिस्टेंस पर पड़ा है तो हर वेक्टर एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, E, यहाँ पर भी क्या होगा E, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा E। अगर आप इसको E1, E2, E3 कह देते हैं, मतलब फर्स्ट पैच पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू E1, सेकंड पैच पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू E2, थर्ड पैच पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू E3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, nth पैच पे En आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने लिखा कि कंसीडर अ क्लोज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस R। अब इसको क्या कर दिया, फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए इसको n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया और हर पैच का एरिया क्या है डेल A। फर्स्ट पैच का एरिया डेल A1, सेकंड पैच का एरिया डेल A2, थर्ड पैच का डेल A3 एंड सो ऑन। जो हमारे पास nth पैच होगा उसका एरिया कितना होगा, डेल AN होगा। एट ईच पैच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम, जो पहले बात कर चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर एरिया की या एरिया की जो डिस्टेंस है वो इस चार्ज से सेम है, तो हर हमारे पास पॉइंट पर या हर पैच पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, फिर सेम होगी। अब हम फाइंड आउट करते हैं, फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं एट फर्स्ट पैच, एट सेकंड पैच, थर्ड पैच। तो फिर जब हम टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, इन तमाम फ्लक्स की वैल्यू क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। हमारे पास फ्लक्स का जनरल फार्मूला है E डॉट A, डॉट प्रोडक्ट खत्म करें E A कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने फर्स्ट पैच, सेकंड पैच और थर्ड पैच पे फ्लक्स फाइंड आउट करते जाना है। फील्ड डेंसिटी की वैल्यू E1 डॉट डेल A1 आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करें, ये बन जाएगा E1 डेल A1 कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हम थीटा फाइंड आउट करते हैं कि थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा क्या होगा। अब यहाँ पर देखें कि हमने कहा है कि जो हमारे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ से अगर इसका डायरेक्शन देखें एरिया की, तो ये एरिया की डायरेक्शन और फील्ड इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्या है, इधर है, ठीक है। अब ये हमारे पास अगर डेल A आ जाए, मतलब वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लास्ट लेक्चर में भी यही कहा गया कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 डिग्री होगी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री। ये यहाँ पर पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा E1 डेल A1 कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज 0 क्या होता है, कॉज 0 हमारे पास होता है 1, कॉज 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी E1 डेल A1। ये हमारे पास फ्लक्स आ गया एट फर्स्ट पैच। सिमिलरली सेकंड पैच पे फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बन जाएगा E2 डॉट डेल A2, डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करें, ये हमारे पास आ जाएगा E2 डेल A2 कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेकंड पैच पे देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए या जो हमारे पास वेक्टर एरिया उसकी डायरेक्शन, दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, थीटा हमारे पास क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 0 डिग्री पुट करेंगे। कॉस 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है। अगर यहाँ पर 1 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा E2 डेल A2। ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट सेकेंड पैच। सिमिलरली थर्ड पैच पे फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा E3 डॉट डेल A3, डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करें, ये बन जाएगा E3 डेल A3 कॉज ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी देखें तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। थीटा की वैल्यू 0, कॉज
0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है हमारे पास, ये 1 होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा E3 डेल A3, ठीक हो गया। एंड सो ऑन, हमारे पास जो nth पैच है वहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी En डेल AN। उसी ऊपर वाले प्रोसीजर के तहत हम उसकी फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा En डॉट डेल AN, ठीक है। कॉस डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे, ये आ जाएगा En डेल AN कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, कॉस 0 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा En डेल AN। अब यहाँ पर एक मैंने बात की है कि जो एट ईच पैच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम, मतलब फर्स्ट पैच पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E1 है तो चूंकि हर जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है तो ये बन जाएगा E। यहाँ पर भी इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, E आ जाएगी। यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी हो गई, E आ जाएगी। एंड सो ऑन, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, E होगी। तो हर पैच पर फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये बन जाएगी E। ये तो इसी तरह ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी E डेल A1, ये हमारे पास बन जाएगा E डेल A2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम, तो ये हमारे पास बन जाएगा E डेल AN, सॉरी डेल A3। और इसी तरह nth पैच पे हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी मेरा, E डेल AN, ठीक है। हर पैच पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस टोटल जो हमारे पास स्फीयर है उसका टोटल फ्लक्स कितना होगा। जब टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम हर पैच पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। सो टोटल फ्लक्स आ गया तमाम फ्लक्स की वैल्यू को ऐड करके, ठीक है। हमारे पास आ गया E1 डेल A1, E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 प्लस E डेल A3 एंड सो ऑन E डेल AN। यहाँ से E कॉमन आ रहा है क्योंकि हर जगह पर E की वैल्यू सेम है, तो कॉमन आप तब लेते हैं जब कोई एक वैल्यू तमाम क्वांटिटीज़ में क्या आ रही हो, सेम आ rही हो। यहाँ पर E की वैल्यू सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा। बाकी हमारे पास रह गया डेल A1 डेल A2 डेल A3 एंड सो ऑन डेल AN। अब हमने ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज ही है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड आउट की हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ये E की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या है, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, इस पैच का एरिया प्लस दिस पैच का एरिया प्लस थर्ड पैच का एरिया, फोर्थ पैच का एरिया, सो ऑन, तमाम पैचेस के एरिया को सम अप करेंगे तो ये हमारे पास जो क्लोज हमारे पास स्फीयर जो हमने कंसीडर किया उसका टोटल एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, और इसका जो फ्लक्स जो हमारे पास स्फीयर है उसका जो टोटल एरिया होता है वो 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, ये दोनों वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। पुट कर दी, हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ये E की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू, टोटल एरिया हमारे पास कितना आ गया, 4 पाई R स्क्वायर। अब ये देखें 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ बच गई, Q और एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब Q हमारे पास क्या है, ये वो चार्ज है जो इस सरफेस में इनक्लोज्ड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस। और ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कूलम्स लॉ में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास डिपेंड, अब हम फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन से कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो डिपेंड किस चीज़ों पे कर रहा है। फ्लक्स दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, वेरी सिंपल, Q पर और एप्सिलॉन नॉट पे, ठीक है। Q हमारे पास क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड, इस पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। और दूसरा हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे, नेचर ऑफ मीडियम पे। अगर इसके दरमियान, ठीक है, इस चार्ज के दरमियान कोई और मीडियम प्लेस कर देते हैं तो फिर हमारे पास ये जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। और ये तब है जब हम उस चार्ज, मतलब ये जो हमारे पास चार्ज है इसके दरमियान या यहाँ पर कोई और इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस करते हैं, तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी E0 इंटू ER, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक और पॉइंट, एक ये पॉइंट बेटा आ गया। दूसरा पॉइंट, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। हमारे पास
जो क्लोज सरफेस है वो किस तरह की है, लाइक अ सिलेंडर है, लाइक अ स्फेयर है, लाइक अ बॉक्स है, हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म बिंगी चिब्बी टेढ़ी मेढ़ी कोई हमारे पास शेप है, तो हर शेप के तहत जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ कि लेट फर्ज कर लें हमारे पास ये एक चार्ज पड़ा है, चार्ज हमारे पास क्या पैदा हुई है, फील्ड लाइन पैदा हुई हैं। इसमें मैंने कोई लगभग 8 लाइन ड्रा कर दी हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, चार्ज पड़ा है। इसमें सबसे पहले मैं जिस तरह ये हमारे पास एक स्फेयर था वही स्फेयर कंसीडर कर लिया। कितनी लाइन पास हो रही हैं, सारी लाइन पास हो रही हैं। लाइन कितनी थी, 8। ठीक है, तो इस एरिया का फ्लक्स कितना आ जाएगा, इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब इसके बजाय मैं कोई एक वो कहता है कि जी सर हमारे पास एक बॉक्स है उसका फ्लक्स कितना होगा, बेटा उतना ही होगा जितनी उसमें से लाइन पास होंगी। कितनी लाइन पास हो रही हैं जी, 8 लाइन पास हो रही हैं, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सर अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म की कोई शेप हो तो इसका फ्लक्स कितना होगा, जी मैं एक सिलेंडर बना दूँ, लेट जी हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका फ्लक्स कितना है, उसका फ्लक्स भी इतना ही है जितना हमारे पास पहले था। सर कोई हमारे पास एक टेढ़ी मेढ़ी शेप आ जाए, जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, सरफेस है, उसका फ्लक्स कितना होगा, तो उसका फ्लक्स भी इतना ही होगा जितनी उसमें से लाइंस पास हो रही हैं। कितनी लाइन पास हो रही हैं जी, 8 लाइंस पास हो रही हैं, तो फ्लक्स कितना होगा, 8 ही होगा। अब हमने 3-4 सरफेसेस डिस्कस किए हैं, लेकिन हर सरफेस का जो फ्लक्स है वो क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो जो क्लोज सरफेस है उसकी ज्योमेट्री या शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज इनक्लोज्ड पर और नेचर ऑफ मीडियम पर।